नमस्कार और स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज के इस चर्चा में इंडियन जीएसटी नोटिसेस के इस पूरे अल्फाबेट सूप को हम मिलकर डिकोड करने वाले हैं। देखिए, जीएसटी पोर्टल से आने वाला कोई भी छोटा सा कम्युनिकेशन बिजनेस ओनर्स के लिए अक्सर एक बड़ी पैनिक का कारण बन जाता है। DRC 01, ASMT 10, GSTR 3A, भाई ये नाम सुनते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, राइट? लेकिन आज इस पूरे सिस्टम को एकदम आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझा जाएगा ताकि कंप्लायंस का ये डर हमेशा के लिए खत्म हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे जीएसटी नोटिसेस आने के सबसे आम कारणों से। फिर हम सिंपल वार्निंग से होते हुए टैक्स डिमांड्स, रजिस्ट्रेशन इश्यूज और आखिर में एक्सट्रीम एसेट रिकवरी तक इस पैनिक स्केल को मेजर करेंगे। और चर्चा के अंत में इन जीएसटी नोटिसेस की ऐसी असलियत सामने आएगी जो काफ़ी राहत देने वाली है। भाग 1, जीएसटी नोटिसेस आने के सामान्य कारण। ये कुछ बहुत ही बेसिक ट्रिगर्स हैं जो पोर्टल का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे कि GSTR 1 और 3B के बीच का मिसमैच, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC मिसमैच, रिटर्न्स का लेट फाइल होना या फिर ई-वे बिल मिसमैच। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़े फ्रॉड्स नहीं हैं, ये बस बेसिक सिस्टमैटिक मिसमैचेस हैं। और यही छोटे मिसमैचेस किसी भी टैक्स पेयर के लिए एक नोटिस लाइफ साइकिल की शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा को क्रॉस वेरीफाई करता है और जहां भी डिफरेंस पकड़ा जाता है प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है वार्निंग्स और मिसमैच नोटिसेस। शुरुआत होती है डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली सबसे फ्रीक्वेंट और सच कहा जाए तो सबसे लीस्ट थ्रेटनिंग कम्युनिकेशन से। यहां सबसे पहले नाम आता है GSTR 3A का। मूल रूप से ये एक लेट या नॉन फाइलिंग वार्निंग होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि मार्च रिटर्न की ड्यू डेट 20 अप्रैल थी और रिटर्न फाइल ही नहीं किया गया। GSTR 1 पेंडिंग पड़ा है और 3B फाइल नहीं हुआ है। ऐसे सिनारियो में जीएसटी पोर्टल तुरंत ये वार्निंग भेज देता है। इसे इग्नोर करने के रिस्क्स एकदम क्लियर हैं। लेट फीस लग सकती है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, या वर्स्ट केस में ऑफिसर अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ASMT 10 स्क्रूटनी नोटिस को दर्शाता है। मान लीजिए GSTR 1 के अंदर सेल्स 10 लाख रुपए दिख रही है, लेकिन GSTR 3B में सेल्स सिर्फ 7 लाख हैं। अब सिस्टम इस 3 लाख रुपए के डिफरेंस को पकड़कर ASMT 10 स्क्रूटनी नोटिस इशू करता है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये कोई डायरेक्ट पेनल्टी नोटिस नहीं है। ऑफिसर बस इतना पूछ रहा है कि भाई ये डिफरेंस आखिर आया कहां से। यहां डिपार्टमेंट को सिर्फ एक वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है और कुछ नहीं। अब आते हैं भाग 3 पर, टैक्स डिमांड्स और फाइनल ऑर्डर्स। अब सोचिए कि क्या हो अगर वो मिसमैच बहुत बड़ा हो और डिपार्टमेंट को कोई एक्सप्लेनेशन ही ना दिया जाए। यहां से मामला थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाता है और फॉर्मल लीगल एस्केलेशंस की तरफ बढ़ने लगता है। ये पाइपलाइन बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे एक सिंपल सी वार्निंग आगे चलकर ऑफिशियली एक फाइनल लीगली पेएबल टैक्स ऑर्डर में बदल जाती है। स्टेप 1 पर होता है DRC 01A, जो एक प्री शो कॉज नोटिस है। फिर आता है स्टेप 2 यानी DRC 01, एक सीरियस डिमांड नोटिस। और अगर इन सब का कोई समाधान नहीं निकलता तो आखिर में स्टेप 3 पर DRC 07 इशू हो जाता है, जो कि एक फाइनल ऑर्डर है। चलिए DRC 01A को थोड़ा और करीब से समझते हैं। डिपार्टमेंट की बेसिक भावना इस एक लाइन में बिल्कुल साफ झलकती है। हमें लगता है कि टैक्स कम पे हुआ है। बेसिकली ये एक वार्निंग टाइप नोटिस है। उदाहरण के लिए अगर डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन कहती है कि टैक्स पेएबल 2 लाख रुपए था, लेकिन एक्चुअल पेमेंट सिर्फ 1 लाख का हुआ है, तो सीधा 1 लाख का डिफरेंस आ गया। तब डिपार्टमेंट ये प्री शो कॉज नोटिस भेजकर टैक्स पेयर्स को अलर्ट कर देता है कि टैक्स डिफरेंस पकड़ा गया है। लेकिन अब एक और सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए का रॉन्ग ITC क्लेम हो गया। ये सच में एक बहुत बड़ा और सीरियस एरर है। ऐसे केसेस में तुरंत DRC 01 इशू होता है। ये एक प्रॉपर फॉर्मल शो कॉज नोटिस होता है। अब डिपार्टमेंट सिर्फ पूछ नहीं रहा है, बल्कि अब वो ऑफिशियली टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड कर रहा है। नोटिस लाइफ साइकिल के अंदर इसे एक बहुत ही क्रिटिकल और सीरियस मोड माना जाता है। और अगर इस DRC 01 नोटिस का एक प्रॉपर रिप्लाई ना दिया जाए तब क्या होगा? तब सामने आता है DRC 07। ये इस पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी को दर्शाता है। ऑफिसर आखिरी फैसला लेते हुए ये फाइनल ऑर्डर पास कर देता है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब यह है कि डिपार्टमेंट ने अब फाइनल टैक्स डिमांड को कंफर्म कर दिया है और अब ये टैक्स लायबिलिटी लीगली पेएबल बन चुकी है। भाग 4, रजिस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन मुद्दे। देखिए, टैक्स डिमांड्स तो अपनी जगह हैं,
लेकिन कुछ नोटिसेस सीधा एक बिजनेस के ऑपरेट करने की क्षमता और उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को खतरे में डाल देते हैं। यहां इन दो नोटिसेस REG 17 और REG 03 के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। REG 17 असल में एक बहुत ही डरावनी कैंसिलेशन वार्निंग है। ये तब आती है जब 6 महीने तक लगातार रिटर्न्स फाइल ना हुए हों, या फिर फेक इनवॉइसेस का चक्कर हो, या फिर कोई बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ी गई हो। इसके ठीक उलट REG 03 सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है। अगर एड्रेस प्रूफ या बिजनेस प्रूफ अपलोड करने में कोई गलती हो गई है तो ऑफिसर बस करेक्ट डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए ताकि बेवजह कोई पैनिक ना फैले। और जो बिजनेसेस कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑपरेट करते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक नोटिस होता है, CMP 05। ये नोटिस सीधे तौर पर उनकी एलिजिबिलिटी पर एक डाउट दर्शाता है। अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर अपनी प्रिस्क्राइब टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर लेता है या फिर अचानक इंटरस्टेट सेल्स शुरू कर देता है जो कि स्कीम के स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ है, तो डिपार्टमेंट तुरंत ये नोटिस भेजकर उनकी एलिजिबिलिटी पर सवाल खड़े कर देता है। भाग 5 एक्सट्रीम एक्शंस एसेट रिकवरी। अब हम इस पैनिक स्केल के एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुके हैं, जहां एक्चुअली सीवियर पेनल्टीज इन्फोर्स की जाती हैं। यहां एंट्री होती है DRC 13 की, जो कि एक बैंक रिकवरी नोटिस है। जब टैक्स डिमांड्स लगातार अनपेड रहती हैं और बाकी सभी नोटिसेस को इग्नोर कर दिया जाता है, तब GST डिपार्टमेंट आखिर में बिजनेस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। वो सीधा बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि जो भी अनपेड टैक्स है उसे डायरेक्टली उस बिजनेस के बैंक अकाउंट से फ्रीज करके रिकवर कर लिया जाए। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि DRC 16 इस पूरे नोटिस स्पेक्ट्रम का आखिरी और सबसे एक्सट्रीम एंड है। ये एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट नोटिस है। ये सिर्फ और सिर्फ उन केसेस के लिए रिजर्व रखा जाता है जहां बहुत मैसिव अनपेड टैक्स डिमांड्स को लंबे समय तक इग्नोर किया गया हो। इस नोटिस के आते ही डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और यहां तक कि उस बिजनेस के स्टॉक को भी सीज कर सके। आखिरी भाग, GST नोटिसेस की असलियत। इन एक्सट्रीम एक्शंस और एसेट रिकवरीज को देखकर थोड़ा डरना या पैनिक होना काफी नेचुरल लगता है, लेकिन अब इस चर्चा के टोन को थोड़ा सा सॉफ्टन करते हैं और वापस रीअश्योरेंस की तरफ लौटते हैं। सच्चाई ये है कि भारत में आने वाले जो सबसे कॉमन नोटिसेस हैं, जैसे कि GSTR 3A, ASMT 10 और DRC 01A, वो ज्यादातर केसेस में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। ये अक्सर सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए या छोटे-मोटे मिसमैच रिमाइंडर्स के तौर पर भेजे जाते हैं। हर एक नोटिस का मतलब अचानक एसेट रिकवरी या भारी पेनल्टी नहीं होता। इस पूरे विश्लेषण का कंक्लूजन बस इस एक छोटी सी लाइन में छुपा है। टाइमली रिप्लाइज केसेस को क्लोज कर देते हैं। अगर इंटरनल कंप्लायंस हाइजीन ठीक से मेंटेन की जाए और नोटिस मिलते ही उसका समय पर सही जवाब दे दिया जाए, तो इस GST पोर्टल का सारा डर चुटकियों में खत्म हो जाता है। आखिर में सोचने वाली बात बस ये है, क्या बिजनेसेस के इंटरनल रिकॉर्ड्स और उनका डेटा इतना मजबूत है कि पोर्टल से आए किसी भी मिसमैच को वो तुरंत और आसानी से जस्टिफाई कर सकें? इसी बेहद ज़रूरी सवाल के साथ आज के इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही सीखने और समझने की ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए।